अब आपको एयर इंडिया विमान हादसे का नया अपडेट देते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 241 लोग एयर इंडिया के विमान में मौजूद थे और 21 लोग उस हॉस्टल में थे जो अहमदाबाद के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर यह विमान जाकर क्रैश हुआ। दूसरा, गुजरात एटीएस ने इस विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है, जिसमें फ्लाइट का पूरा डिजिटल डेटा रिकॉर्ड होता है। तीसरा, प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। कल भी हम आपको बता चुके हैं कि इस प्लेन के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था और जब ये प्लेन गिरा तो उसमें जबरदस्त आग लग गई। तापमान इतना ऊंचा हो गया कि बहुत सारे ज्यादातर जो यात्री थे वो आग में ही झुलस गए। चौथा, पुलिस स्नाइपर डॉग्स की मदद ले रही है ताकि मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा सके। और पांचवां, अब 7 एजेंसियां मिलकर इस विमान हादसे की जांच करेंगी, जिनमें भारत की 4 हैं, ब्रिटेन की 2 एजेंसी हैं और अमेरिका की भी 1 एजेंसी शामिल है। और आखिरी अपडेट यह कि इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फैसला किया है कि अब भारत में बोइंग के सभी 787 ड्रीम लाइनर विमानों की जांच की जाएगी और यह जांच 15 जून से ही शुरू होगी। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां पर यह विमान दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने के लिए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल भी गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वहां के अधिकारियों के साथ विमान दुर्घटना पर एक समीक्षा बैठक भी की। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री मौजूद थे, जिनमें एक यात्री काफी भाग्यशाली निकला और उस यात्री का नाम है विश्वास कुमार रमेश। और ये जो यात्री हैं ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आजकल इनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये कितने भाग्यशाली हैं। 38 साल के विश्वास फ्लाइट में 11A नंबर की विंडो सीट पर बैठे थे, जो क्रैश के बाद खिड़की से बाहर गिरी और किसी तरीके से उनकी जान बच गई। आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मुलाकात की अस्पताल में और इस पूरे हादसे पर उनसे पूरी जानकारी ली है। इस पैसेंजर का बचना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, क्योंकि ये उस फ्लाइट में मौजूद थे और ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, उन आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ था। और क्योंकि इनके अलावा उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे, किसी की जान नहीं बची। और आज डीडी न्यूज़ ने उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी सुनिए कि दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति ने आज क्या कहा। प्रधानमंत्री आपके पास पहुंचे, क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोलूँ, सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया कैसे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, ऐसे और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे।
वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। कल से तो अच्छा है, अभी तबीयत कल से बेटर है? हाँ। इस दुर्घटना ने कई मूलभूत सवाल खड़े किए हैं जिन्हें आज डिकोड करना जरूरी है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन बाजार भारत में है। भारत में हर साल 16 करोड़ और हर दिन लगभग 4.5 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत इतना बड़ा बाजार तो बन गया, लेकिन हमने इसके हिसाब से क्या खुद को तैयार किया है? आज भी डोमेस्टिक एयरलाइंस में 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी सिर्फ 2 एयरलाइंस के पास है। इनमें इंडिगो की हिस्सेदारी 63.7% और एयर इंडिया की 27.3%। दोनों एयरलाइन मिलकर 90% मार्केट शेयर के साथ हैं। सोचिए, अगर हर 100 में से 90 उड़ानें इन्हीं दोनों एयरलाइंस की होंगी तो लोगों के पास विकल्प कहां से आएंगे? और अगर विकल्प नहीं होंगे तो बेहतर सुविधाएं और सेवाएं कैसे होंगी? दूसरा, यह समस्या यात्री विमान बनाने वाली कंपनियों के साथ भी है। भारत समेत पूरी दुनिया में सभी एयरलाइंस सिर्फ 2 ही कंपनियों के विमानों का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है एयरबस। भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होने वाले 81% विमान एयरबस के हैं और 12% विमान बोइंग के हैं, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 55% विमान एयरबस के हैं और 44% विमान बोइंग के हैं। यानी इस दुर्घटना के बाद भी भारत समेत पूरी दुनिया के पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो किसी तीसरी कंपनी का विमान इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस बाजार पर भी सिर्फ इन 2 कंपनियों का एक छत्र राज है। इनमें भी एयरबस कंपनी ने कहा है कि अगले 20 सालों में 43,000 नए विमानों का ऑर्डर आ सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर भारत के होंगे। तीसरी चुनौती यह है कि कॉस्ट कटिंग के लिए लगभग सभी एयरलाइंस क्वालिफाइड इंजीनियर्स की जगह अब जूनियर टेक्नीशियंस को रखने लगी हैं, जो टेक ऑफ से पहले विमान की पूरी जांच करते हैं, और इसमें अक्सर लापरवाही हो जाती है। डीजीसीए ने वर्ष 2022 में सभी एयरलाइंस को एक सर्कुलर जारी किया था और कहा था कि जूनियर टेक्नीशियंस को नौकरी पर रखने से फ्लाइट की जांच ठीक से नहीं हो पा रही है। इसके कारण दुर्घटना का डर बना रहता है। लेकिन अब भी कुछ एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं करती और वो पैसा बचाने के लिए जूनियर टेक्नीशियंस को ही अभी भी अपने यहां रखती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि विमान के फ्यूल
हवाई रूट्स और एयरपोर्ट के खर्च को एयरलाइंस कम नहीं कर सकती और ये खर्च जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जो कर्मचारियों की तनख्वाह है उसमें ज़रूर एयरलाइंस पैसा बचा सकती हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। चौथा, हमारे देश में पायलट्स की भी बहुत कमी है। भारत में इस समय 11,775 पायलट्स हैं, जबकि हमें वर्ष 2029 तक 22,900 पायलट्स की आवश्यकता होगी। यानी अगले 4 वर्षों में अतिरिक्त 10,000 पायलट्स की आवश्यकता है। ये कहां से आएंगे? हमारे पास कितने ट्रेनिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट्स हैं? पांचवां, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान को उड़ान भरने की इजाजत देते हैं और उसे पूरा कंट्रोल करते हैं, उसकी गतिविधियों को पर नजर रखते हैं, उसमें भी हमारे देश में बहुत कमी है। वर्ष 2024 तक भारत को 5,500 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की आवश्यकता थी, जबकि हमारे पास इससे 70% कम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। इस घटना के बाद दुनिया भर में भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार भी हो रहा है और भारत की छवि एक ऐसे देश की बनाई जा रही है जहां हवाई यात्रा सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हम आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी रैंकिंग्स दिखाना चाहते हैं, जिसमें भारत 48वें स्थान पर है, जबकि चीन जैसे देश 49वें स्थान पर, इजराइल 50, तुर्की 54, डेनमार्क 55, पोलैंड 60 और पाकिस्तान तो 100वें नंबर पर है। भारत में हर साल 16 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे देश में पिछले 16 वर्षों में सिर्फ एयर क्रैश की 3 घटनाएं हुई हैं। और ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि वर्ष 1945 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा विमान दुर्घटनाएं अमेरिका में हुई, जिनकी संख्या है 864। इसके बाद रशिया में 539, कनाडा में 191, ब्राजील में 190, ब्रिटेन में 110, जबकि भारत में इन 77 वर्षों में सिर्फ 95 विमान हादसे हुए हैं। इसलिए यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भारत को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं और जीवन शुरू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन हमारा अधिकार है, इन सांसों पर हमारा अधिकार है और मौत एक डर है जो अभी हमसे बहुत दूर है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी बेवफा है और मौत हमेशा समय पर आती है। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तब भी मौत हमारे ठीक पीछे खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें नजर नहीं आती और मौत हमेशा समय पर आती है, कभी लेट नहीं होती। मृत्यु किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, कोई पक्षपात नहीं करती। मृत्यु उम्र, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखती। एयर इंडिया की उड़ान में किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी की पत्नी सफर कर रहे थे। 241 यात्रियों में नेता, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, छात्र, अमीर, गरीब सब शामिल थे। इस विमान में नई उम्मीदों का एक पूरा की पूरा शहर उड़ान भर रहा था। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से। किसी परिवार ने लंदन में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा तो कोई वहां अपनी छुट्टियां बिताने जा रहा था। कुछ माता पिता अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन 30 सेकंड के अंदर ड्रीम लाइनर नाम के इस विमान में सबके ड्रीम्स यानी सबके सपने जलकर राख हो गए। इस हादसे की वजह से एक बेटे का अपने पिता के साथ किया गया वादा अधूरा रह गया।
सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक पिता और पुत्र की कहानी। और इस बेटे ने अपने पिता से वादा किया था, और ये वादा किसी और ने नहीं बल्कि इस विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपने पिता से किया था। इस हादसे में जान गंवाने वालों में विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल भी शामिल है। कैप्टन सुमित सबरवाल की कहानी आपको भावुक कर देगी। कैप्टन सुमित ने अपने 88 साल के पिता से यह वादा किया था कि वो बहुत जल्द अपनी नौकरी से एक ब्रेक लेंगे और फिर उनके साथ बहुत सारा समय बिताएंगे, अच्छा समय गुजारेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। सुमित ने 1994 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। पिछले 31 सालों से विमान उड़ा रहे थे लगातार। उनके पास 8,200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन सुमित सबरवाल ने लगभग 342 दिन एक तरीके से विमान उड़ाते हुए ही अपनी जिंदगी के गुजार दिए, अगर इनको हम दिन में कन्वर्ट करें 8,000 घंटों को, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन वो अपने बुजुर्ग पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ बहुत सारा समय बिताएंगे, एक दिन वो जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे और फिर एक ब्रेक लेंगे और फिर पिता के साथ रहेंगे। कैप्टन सुमित अविवाहित थे और अपने पिता के साथ मुंबई में रहते थे। और जैसे ही इस हादसे की खबर पिता को मिली, पिता ने क्या कहा आप देखिए। वो बहुत ही अच्छे पायलट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। उनकी सदगति से एयर इंडिया को बहुत ही नुकसान पहुंचा हुआ है कि इतने अच्छे पायलट जो बहुत ही शांत और पीसफुल नेचर के थे, बहुत ही प्रोफेशनल थे, उनके फ्लाइंग काल में ऐसा। ये कहानी आपको सिखाती है कि अगर आपके भी बुजुर्ग माता पिता हैं, आप ये सोचते हैं कि एक दिन फ्री होकर उनके साथ समय बिताएंगे, उनको बार बार ये कहते हैं कि जल्द ही मिलते हैं, तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी फ़ोन उठाइए, उनके साथ मिलने का समय तय कीजिए और उनके साथ मिलिए, उनके साथ समय बिताइए। इस विमान में 2 पायलट्स के साथ 10 केबिन क्रू मेंबर्स भी थे जो अब हमारे बीच नहीं हैं, और इनमें दीपक पाठक भी शामिल थे जो पिछले 11 साल से एयर इंडिया के साथ काम कर रहे थे। दीपक अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ मुंबई में रहते थे। 4 साल पहले ही दीपक की शादी हुई थी। दीपक अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। हर बेटे की तरह दीपक भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। फ्लाइट में उड़ान भरने से ठीक पहले दीपक ने अपनी माँ को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग माँ भी कहा था, लेकिन उस समय उनकी माँ को ये कहाँ पता था कि वो अपने बेटे की आवाज़ आखिरी बार सुन रही हैं। उनका बेटा आखिरी बार उन्हें गुड मॉर्निंग कह रहा है। और विमान हादसे की खबर दीपक के परिवार वालों को मिली तो शुरू में यकीन नहीं कर पाए। उनकी माँ लगातार दीपक का फ़ोन लगाती रहीं और दीपक के फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। और उन्हें उम्मीद थी कि दीपक फ़ोन तो ज़रूर उठाएगा, लेकिन फ़ोन उठा नहीं। और हादसे की वजह से एक माँ की जो उम्मीदें हैं, उनका दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। बहुत ज़्यादा करके वो बच्चा था, वो सबसे मन में जो मिलता है वो सब, बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख के रहता था और बहुत मन में छोकरा था। उसको ये था कि एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा बन जाए। रखना, सबको आवाज देना और अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, वही हिसाब से वो चलता था। और सब ये कॉम्प्लेक्स वाले जो भी है उनके साथ भी अच्छा बैठना उठना, सबको रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, वही उसका नेचर है। और बहुत मेहनत से वो ये पोस्ट पे पहुंचा था। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो अभी और जिंदा रहना चाहते थे, अपने परिवार के साथ और समय बिताना चाहते थे, जो लंबी जिंदगी जीना चाहते थे, जिनके पास बहुत काम था और लगातार ये सोचते थे कि कल ये काम करते हैं, कल मिलेंगे। लेकिन जिंदगी कैसे एक झटके में छोड़कर चली जाती है, आज हमें ये सीखना चाहिए। समय की कमी है, कहानियां तो हमारे पास बहुत सारी थी, लेकिन हम सारी कहानियां आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए